वेलकम टू लीगल वेब आईटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को अकॉर्डिंग टू द स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आर्टिकल 38 हमें बताता है कि इंटरनेशनल लॉ के क्या सोर्सेज हैं। तो इंटरनेशनल लॉ के दो सोर्सेज हैं आर्टिकल 38 के मुताबिक। एक आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं और दूसरे आपके सब्सिडरी सोर्सेज हैं या सेकेंडरी सोर्सेज हैं। प्राइमरी सोर्सेज में आपके इंटरनेशनल कन्वेंशंस आ जाती हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स आ जाते हैं, इसके अलावा आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आ जाते हैं। सेकेंडरी या सब्सिडरी सोर्सेज में आपके जुडिशल डिसीजंस आ जाते हैं और टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट या स्कॉलर्स आ जाते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ जो है आर्टिकल 38 के मुताबिक इन दो सोर्सेज पे रिलाई करता है। अब हम इन सोर्सेज को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सोर्स है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जो कि ट्रीटीज़ भी होते हैं आपके। इंटरनेशनल कन्वेंशंस में आपके ट्रीटीज़ आ जाते हैं, चार्टर्स आ जाते हैं, डिक्लेरेशंस आ जाती है, कोविनेंट्स आ जाते हैं, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपकी आती हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस में, और ये प्राइमरी सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। ये जो कन्वेंशंस हैं ये एग्रीमेंट्स होती हैं स्टेट्स के दरमियान, जिसमें वो अपने ऊपर कुछ रूल्स को बाइंड कर लेते हैं। जब कोई स्टेट एग्रीमेंट्स करती हैं तो वो जो एग्रीमेंट फॉर्म होता है उसको रेटिफाई करने के बाद वो स्टेट जो है उस एग्रीमेंट का पाबंद हो जाता है। इसमें आप एग्जांपल ले लें, सीआरसी है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है, यूडीएचआर है जो कि एक डिक्लेरेशन है जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी आती हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन में। उसके बाद दूसरा सोर्स है जो कि है इंटरनेशनल कस्टम्स। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। ये दो चीज़ों पे बेस करता है, एक स्टेट प्रैक्टिस पे और दूसरा ओपिनियो जूरिस पे। स्टेट प्रैक्टिस क्या होता है? कोई भी प्रैक्टिस जो कि स्टेट्स जो हैं वो लंबे अरसे से फॉलो करती आ रही हैं, वो आपका आ जाएगा स्टेट प्रैक्टिस में। ओपिनियन जूरिस में क्या आएगा? कोई भी ऐसा बिलीफ या ऐसा आइडिया जो कि कोई स्टेट समझता है कि उसको लीगली फॉलो करना पड़ेगा, वो चीज़ भी आपका इंटरनेशनल कस्टम में फॉल करती है। अब ये जो कस्टम है ये तमाम स्टेट्स पे बाइंडिंग होते हैं, सिवाय उन स्टेट के जो कि परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर्स बन जाते हैं। अब परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर कौन होता है? कोई भी ऐसा स्टेट जो कि किसी लॉ मेकिंग या कस्टम के फॉर्म होते वक्त उस लॉ को या उस कस्टम को अपोज कर रहा है, उसकी ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, और वो जो उसकी ऑब्जेक्शन है वो कंटिन्यूस है और वाज़िया है, तो तब क्या है, वो जो स्टेट है वो परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर बन जाता है किसी भी लॉ का या किसी भी कस्टम का। और वो फिर कस्टम या लॉ जो है जो नया फॉर्म हो रहा था उस पर अप्लाई नहीं होता। तो ये आपका होता है परसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है तीसरा सोर्स इंटरनेशनल लॉ का, जो कि है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ में वो तमाम लीगल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जो कि आम हैं, कॉमन हैं दुनिया के तमाम मेजर लीगल सिस्टम्स में और सिविलाइज्ड नेशंस में। ये जो हैं ये प्रिंसिपल्स उस वक्त अप्लाई किए जाते हैं जब कोई भी ट्रीटी या कस्टमरी लॉ मौजूद नहीं होता। इन प्रिंसिपल्स में आपको गुड फेथ के प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे, जस्टिस के प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे, इक्विटी के प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। एक केसला है यूनाइटेड स्टेट्स का जिसमें स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो अगेंस्ट है सिविलाइज्ड नेशन की प्रैक्टिसेस के और सिविलाइज्ड नेशन के प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ का चौथा सोर्स है जो कि है जुडिशल डिसीजंस। जुडिशल डिसीजन एक सेकेंडरी और सब्सिडरी सोर्स है लॉ को जानने का, लॉ को डिटरमिन करने का। ये जो जुडिशियल डिसीजंस है ये लॉ बनाते तो नहीं हैं, मगर ये मदद देते हैं लॉ को इंटरप्रेट करने में। और अगर लॉ में कोई खामी आ रही है, कोई गैप आ रहा है, तो ये जुडिशियल डिसीजंस ही हैं जो उस खामी को, उस गैप को फिल करते हैं। इन डिसीजंस में आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस आ जाते हैं और नेशनल सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं उनके डिसीजंस आ जाते हैं। नेशनल सुपीरियर कोर्ट्स का मतलब जो कि मुख्तलिफ नेशंस हैं उनकी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके डिसीजंस। इसके बाद हमारे पास अगला सोर्स है जो कि है टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर्स, यानी कि ऐसे स्कॉलर्स जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, उनकी जो टीचिंग्स है वो भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स कंसीडर होती हैं। ये भी जुडिशल डिसीजन की तरह एक सब्सिडरी सोर्स ही है जो कि मदद देता है इंटरनेशनल लॉ को समझने में और डिटरमिन करने में। ये जो टीचिंग है ये बाइंडिंग तो नहीं होती, मगर ये मदद देती हैं जजों को, कोर्ट्स को, कि वो इनकी बेस पे अपने फ़ैसले कर सके। ये जजों और कोर्ट्स के लिए एक गाइडेंस के तौर पे काम करती हैं। अब ये जो स्कॉलर्स हैं ये एक्सप्लेन करते हैं इंटरनेशनल लॉ को, इसके अलावा उसकी तशरीह करते हैं इंटरनेशनल लॉ की।
इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट हो रही होती है उस पे ये अपनी पूरी नज़र रखते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं। इसके अलावा इनकी जो टीचिंग्स होती हैं उनका असर आता है फर्दर लॉ की डेवलपमेंट में। जो भी न्यू लीगल प्रिंसिपल्स फॉर्म हो रहे होते हैं तो वो कहीं न कहीं इन स्कॉलर से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, वो इन स्कॉलर्स की टीचिंग पे बेस कर रहे होते हैं। अब इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे टीचिंग है ग्रूटियस की, वो भी इंटरनेशनल लॉ में एज अ सोर्स काम करती हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉ कमेंटेटर्स हैं, यानी कि जो कमेंट्री करते हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में, या जो इंटरनेशनल लॉ के बारे में मुख्तलिफ अकेडमीज़ बनाई गई हैं, उनकी जो टीचिंग है वो भी टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर्स में आती हैं। उसके बाद हमारे पास स्टैचू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसका आर्टिकल 38 कहता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसका फंक्शन है फैसले करना इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, वो जो डिस्प्यूट है स्टेट्स के दरमियान उनको हल करेगा और उसमें वो अप्लाई कर सकता है इन 4 चीज़ों को। नंबर 1, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। मैंने अभी आपको बताया इंटरनेशनल कन्वेंशंस में तमाम ट्रीटीज़, कोवेनेंट्स, प्रोटोकॉल्स वगैरह भी आ जाते हैं। अब ये कन्वेंशन जनरल भी हो सकती हैं और पार्टिकुलर भी हो सकती हैं। जनरल कन्वेंशन से मुराद एक ऐसी कन्वेंशन जो कि मल्टीपल स्टेट्स के दरमियान हुई है। पार्टिकुलर कन्वेंशन में क्या होता है, जब भी कोई ट्रीटी या कन्वेंशन किसी ख़ास ममालिक के दरमियान होती है तो वो पार्टिकुलर कन्वेंशन में आ जाती हैं। अब ये जो कन्वेंशन है ये कुछ ऐसे वाज़ेह असूल देते हैं जो कि रिकॉग्नाइज़ किए जाते हैं कॉन्टेस्टिंग स्टेट्स के दरमियान। कॉन्टेस्टिंग स्टेट का मतलब यानी कि 2 स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं, उनके दरमियान इन असूलों को रिकॉग्नाइज़ किया गया था वाज़ेह तौर पे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कन्वेंशन को फ़ैसला करते वक़्त अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कस्टम्स का सहारा ले सकता है। इंटरनेशनल कस्टम्स को एविडेंस के तौर पे कंसीडर किया जाता है, जो कि एविडेंस है जनरल प्रैक्टिस का, और इसको एज़ अ लॉ ही एक्सेप्ट किया जाता है। तीसरा जो है वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जिसको रिकॉग्नाइज़ किया है सिविलाइज्ड नेशन ने, यानी कि दुनिया की तहज़ीब याफ़्ता कौमें जो हैं या तरक्की याफ़्ता जो कौमें हैं, उनके दरमियान जो भी प्रिंसिपल्स कॉमन हैं उनको जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जुडिशल डिसीजन और टीचिंग ऑफ मोस्ट क्वालिफाइड जो स्कॉलर्स हैं, पब्लिसिस्ट हैं मुख्तलिफ नेशंस के, उनको सब्सिडरी मीन के तौर पे इंटरनेशनल लॉ का सोर्स कंसिडर किया जाएगा और ये मदद देंगे लॉ को डिटरमिन करने में, लॉ को जानने में, लॉ को इंटरप्रेट करने में। आर्टिकल 38 का सबसेक्शन 2 है, जिसमें बताया गया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो फैसले कर सकता है एक्स एक्यूटोर एट बोनो, यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो फेयरनेस और एक्विटी के प्रिंसिपल्स पे भी फैसले कर सकता है अगर स्टेट पार्टीज जो है वो उस पर एग्री करें। एक्स एक्यू एट बोनो का मतलब है डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्विटी एंड फेयरनेस। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं लगती तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अब आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।